एवोल्यूशन क्या है और ये कैसे होती है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। जमीन पर जिंदगी कैसे शुरू हुई होगी, ये एक अलहदा टॉपिक है और इसके कई मुमकिनात हैं, जिनमें से एक पैनस्पर्मिया भी है। पैनस्पर्मिया पर वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके अलावा पैनस्पर्मिया पर वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी डाल दी गई है। एवोल्यूशन दरअसल जिंदगी के बदलने का प्रोसेस है। ये हमें ये तो नहीं बताती कि जिंदगी शुरू कैसे हुई, पर यह जरूर बताती है कि जमीन पर जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे जिंदगी आफतों और एक्सटिंक्शन के सामने खड़ी रहती है। जिंदगी को जमीन पर हर खतरे से निमटने और जिंदा रहने के लिए एवोल्यूशन से गुजरना लाजमी है। जमीन 4 अरब और 60 करोड़ साल पुरानी है और इस पर कई बहारें और कई खज़ां के मौसम आ चुके हैं। ये कभी आग का दहकता हुआ अंगारा और कभी बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद गेंद की सूरत में दिखाई दी। इसी हिसाब से इस पर रहने वाली जिंदगी अपने आप को बदलती चली आई। ऐसा वक्त भी था जब ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं थी, और जब ऑक्सीजन पैदा हुई तो ज़मीन पर रहने वाले वो जानदार जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा थे, ऑक्सीजन इनके लिए जहर थी। इस वक्त इनमें से बहुत से मर गए, पर इनमें से कुछ एवोल्यूशन के जरिए बदले और उन्होंने ऑक्सीजन में सांस लेना शुरू कर दिया और सारी जमीन पर फैल गए। एवोल्यूशन का ड्राइविंग फैक्टर असल में एनवायरनमेंट या माहौल है। जो जानदार एक एनवायरनमेंट में जितनी कामयाबी से जिंदा रह सकता है, ये इसकी नस्ल के आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से इसको रिप्रोडक्शन के उतने ही ज़्यादा चांसेस मिलते हैं और इसकी वजह से इसके ऑफस्प्रिंग या औलाद इतनी ही ज़्यादा पैदा होती है और इतनी ही ज़्यादा कामयाबी से एनवायरनमेंट में रह सकती है। साइंसदानों के मुताबिक आज से 2 अरब 40 करोड़ से 2 अरब साल पहले ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना होने के बराबर थी। ख्याल किया जाता है कि इस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ही मौजूद थी। तकरीबन इसी वक्त जमीन पर सायानोबैक्टीरिया पैदा हुए। सायानोबैक्टीरिया ऑक्सीजन पैदा करने लगे और ये ऑक्सीजन समंदर और एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो गई। जमीन पर ऑक्सीजन के पहली बार पैदा होने को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। इसका सबूत पत्थरों में बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस की शक्ल में पाया जाता है। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मगर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले के एटमॉस्फेयर में इंसान या जमीन पर पाए जाने वाले ज्यादातर जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इससे पहले जब जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी तो जमीन का टेम्परेचर भी कदरे ज्यादा था। अगर आज किसी भी इंसान को इस वक्त की जमीन पर ले जाया जाए, वो दम घुटने से मर जाएगा, क्योंकि इस वक्त के एटमॉस्फेयर में इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं थी। इस मिसाल से हमें यह मालूम होता है कि जमीन एक बदलता हुआ सियारा है और पिछले 4 अरब और 60 करोड़ साल में ये बहुत रूप बदल चुका है और हर बदलते रूप के साथ जिंदगी को बदलना पड़ा। मगर जिंदगी बदलती कैसे है? जिंदगी हर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के दरमियान बदलती है और ये तब्दीली हर जानदार के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जेनेटिक कोड के अंदर होती है। जेनेटिक कोड या जीनोम क्या है? जीनोम हर जानदार का ब्लूप्रिंट है। इसकी मिसाल किसी मकान के आर्किटेक्चरल मैप से दी जा सकती है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि ये किसी मकान के आर्किटेक्चरल मैप की कंप्रेस्ड जिप फाइल की तरह है। इसे हम हर जानदार का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। मगर ये मकान के नक्शे या ब्लूप्रिंट से डिफरेंट भी है और हर जानदार के हर सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। हर जानदार अपने बच्चों को इसी ब्लूप्रिंट की कॉपी देता है और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान माँ बाप अपनी अपनी जेनेटिक कॉपीज अपने बच्चे को देते हैं और इसी दौरान बच्चे के सेल्स में पेरेंट या पेरेंट्स के जीनोम की कॉपी तैयार की जाती है। मगर पेरेंट के जेनेटिक ब्लूप्रिंट से बच्चे को कॉपी होने के दौरान नेचर की कॉपी करने वाली मशीन कुछ गलतियां भी करती है।
जितना जेनेटिक कोड को कॉपी करना अहम है, इतना ही इस कॉपी के दौरान गलती करना भी जरूरी है, क्योंकि एवोल्यूशन इन्हीं गलतियों की वजह से होती है। इसी वजह से हर बच्चा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, मगर इस सब प्रोसेस में एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है। किसी भी जानदार की जिंदगी कैसी है, ये इस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है जिसमें वो रहता है। अगर वो अपनी एनवायरनमेंट में बाआसानी जिंदा रह सकता है तो इसके लिए रिप्रोडक्शन करना आसान होगा और वो कई बच्चे पैदा करने के बाद मरेगा। अगर एनवायरनमेंट इसके लिए मुश्किल है तो वो कोई भी बच्चा पैदा किए बगैर मर जाएगा। इसकी मिसाल यही है कि ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले की दुनिया में इंसान चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, जिसकी वजह से औलाद पैदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमीन पर आज से 6 करोड़ और 50 लाख साल पहले डायनासोर्स रहते थे, मगर इसी वक्त स्पेस से एक माउंट एवरेस्ट के साइज का पत्थर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर गिरा। इसकी वजह से अरबों हिरोशिमा बॉम्ब जितनी एनर्जी पैदा हुई, तमाम ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्शन से मुराद किसी भी जानदार की नस्ल के आखिरी मेंबर की मौत है, मगर इस पत्थर के टकराने की वजह से एनवायरनमेंट में एक कैटास्ट्रॉफिक या तबाहकुन तब्दीली हुई, जिसकी वजह से रैकून के साइज से बड़े सभी जानदार एक्सटिंक्ट हो गए। जमीन पर आइस एज शुरू हो गई और जब दोबारा जमीन की एनवायरनमेंट स्टेबल हुई तो डायनासोर हिस्सा पारीना बन चुके थे और मैमल्स के लिए जमीन खुली पड़ी थी। इसी वजह से रैकून के साइज के मैमल्स ने बड़ी कामयाबी से रिप्रोडक्शन की और जिन जिन हालात और जिन जिन जगहों पर डायनासोर रहते थे, एवोल्यूशन के थ्रू इन सभी पर मैमल्स रहने लगे। जब चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी, इस वक्त जेनेटिक्स का कोई अता पता नहीं था और अगले 70 साल तक एवोल्यूशन का सबसे बड़ा गवाह जेनेटिक्स मैदान में आया ही नहीं था। मगर 1950 में जब जेनेटिक्स की साइंस सामने आई तो मुख्तलिफ जानदारों के जेनेटिक कोड को एक दूसरे से कंपेयर करने का काम शुरू हुआ। आज जमीन पर पाए जाने वाले तमाम इंसानों के दरमियान एवरेज जेनेटिक डिफरेंस 0.1% से भी कम है, जिससे ये साबित होता है कि हम सब एक ही जेनेटिक स्पीशीज हैं। मगर जमीन पर पाए जाने वाले तमाम ही जानदारों में ग्रेट एप्स हमसे क्लोजेस्ट जेनेटिक रिजेम्बलेंस रखते हैं। जेनेटिक्स के आने से पहले ही एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट इंसान और ग्रेट एप्स को एवोल्यूशनरी कजन्स कह चुके थे, मगर जब हमारे और चिंपैंजी के जीनोम को कंपेयर किया गया तो पता चला कि हमारे और इनके जीन 98.7% एक जैसे हैं। एनवायरनमेंट और कई और एवोल्यूशनरी सिलेक्शन क्राइटेरिया किसी भी जानदार की एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। मिसाल के तौर पर चीता हिरन का शिकार करता है, जिसके लिए इसको बहुत तेज दौड़ना होता है। अगर कोई एक चीते में ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए जो इसे दूसरे चीतों के मुकाबले में 120% स्पीड पर भागने की काबिलियत देती है, तो वो चीता ज्यादा शिकार कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी सेहत दूसरे चीतों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी होगी और वो इसकी वजह से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो उसका वो जीन जो इसे 120% स्पीड पर भागने के काबिल बनाता है, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और इन बच्चों में ये जीन होने की वजह से उसकी औलाद और आगे से उनकी औलाद भी ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएगी, जिसकी वजह से वो दूसरे चीते जो सिर्फ 100% स्पीड पर भागते हैं 120% स्पीड पर भागने वाले चीतों के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से 120 और 100% स्पीड पर भागने वाले चीते के बच्चे दोनों ही में 120% स्पीड वाला जीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता विद इन द चीता पॉपुलेशन 120% वाला जीन 100% वाले जीन को ही खत्म कर देगा और कुछ अरसे में तमाम ही चीते 120% स्पीड पर भागते पाए जाएंगे। मगर ये कुछ अरसा एवोल्यूशनरी टाइम है और एवोल्यूशनरी टाइम्स बहुत लंबे होते हैं। एवोल्यूशन की नज़र में 10,000 साल आंख झपकना है, लाख साल 1 मिनट और मिलियन साल 1 घंटा। एक जानदार को इवॉल्व करने के लिए लाखों साल का वक्त चाहिए। इंसान को इवॉल्व होने में करोड़ों साल लग गए।
इंसान की टोटल रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 5000 साल की है और ये वक्त एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर कुछ भी नहीं। होमो सेपियंस का एवोल्यूशनरी टाइम इतना ज़्यादा है कि हम इसे किसी भी किताब में रिकॉर्ड नहीं कर पाए और हमारी ज़्यादातर एवोल्यूशन तब हुई जब लिखना तो दरकिनार हम बोलना भी नहीं जानते थे। मगर इस एवोल्यूशन का सबूत पत्थरों में लिखा हुआ है, बल्कि खुद हमारे हर सेल के डीएनए में मौजूद है। मॉडर्न शक्ल के होमो सेपियंस या एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियंस तकरीबन 3 लाख साल से जमीन पर मौजूद है। हम जानते हैं कि जमीन बहुत पुरानी है और हम एक लंबे अरसे तक इस पर मौजूद नहीं थे, मगर हमारे एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स इस पर जिंदा थे। इंसान की एवोल्यूशन को इस सीरीज में बार बार डिस्कस किया जाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।